यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं बेटा सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो में। गाइस लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के बारे में। अभी तक हम लोग जो है वो इस चैप्टर के ऊपर 3 लेक्चर लगा चुके हैं, जिसके अंदर फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, जो लेक्चर नंबर 2 था, उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। फिर हमने पढ़ा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड द मैक्रो, तो वो हमने कवर किया वहां पे। प्लस में हम लोगों ने जो है थर्ड लेक्चर में, मतलब लास्ट क्लास के अंदर जो है इस चैप्टर की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में क्या क्या आता है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन चीज़ों को जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं हमारे सिग्निफिकेंस को। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस किसकी? मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस को जो है वो पढ़ने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है, मतलब जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे, मतलब जब आप स्टडी कर लोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का या मैक्रो वेरिएबल्स की जब आप स्टडी कर लोगे, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, या मतलब आपको किन किन चीजों की नॉलेज मिलेगी। तो आज की क्लास में सिग्निफिकेंस हम पढ़ने वाले हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो क्या सिग्निफिकेंस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है कंट्री एज ए होल के लिए। चलो शुरुआत करते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट करती है द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आपको पूरी अर्थव्यवस्था की डिस्क्रिप्शन मिलती है। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डिटेल, जिसके अंदर आपको पता चलता है इकोनॉमी की नेशनल इनकम क्या है, मतलब देश के राष्ट्रीय आय क्या है, आपको पता चलता है देश के अंदर एग्रीगेट डिमांड का क्या सिस्टम है, आपको पता चलता है देश के अंदर एग्रीगेट सप्लाई का क्या सिस्टम है, आपको पता चलता है देश के अंदर पॉवर्टी कितनी है, आपको पता चलता है देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम क्या है, आपको पता चलता है देश में अनएम्प्लॉयमेंट का सिस्टम क्या है। इसका मतलब जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स की स्टडी करते हो तो आपको पूरी की पूरी इकोनॉमी एज ए होल की जो है वो डिटेल मिलती है। तो सबसे पहला आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ऑफर करता है एक डीप डिस्क्रिप्शन किसका? इकोनॉमी का, जिसके अंदर हमको पता चलता है एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम, किस तरीके से नेशनल इनकम को क्या करना है, एस्टिमेट करना है। ये रिवील करता है, ये बताता है नेचर एंड द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। दूसरा, इसमें हम स्टडी करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, जो बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, कि अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत जो है वो कितनी खतरनाक है, एंड द वे, और किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम लोग जो है वो कॉम्बैट या दूर कर सकते हैं। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको नॉलेज मिलती है गवर्नमेंट बजट के बारे में, जिसके अंदर जो बताता है कि इकोनॉमी को जो है वो कैसे गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, रेगुलेट करती है। इसका मतलब ये हो गया, जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हो तो आप लोगों को इकोनॉमी एज ए होल के बारे में पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन या पूरी की पूरी डिटेल मिलती है। अब यहां पे लिखा हुआ है, जबकि माइक्रो को जब आप पढ़ते हो तो आपको डिटेल मिलती है ओनली एक इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में, ओनली एक फर्म के रिस्पेक्ट में, या ओनली एक इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो पूरे अर्थव्यवस्था की नॉलेज मिलती है, और जब आप माइक्रो पढ़ते हो तो वहां पे आपको जो नॉलेज मिलती है वो ओनली मिलती है एक इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में, या फर्म या इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में। चलो जी, तो पहला तो सिग्निफिकेंस ये हो गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से अपने को पहला फायदा जो होने वाला है दैट इज द डिस्क्रिप्शन मिलेगा किसका? पूरी इकोनॉमी का। दूसरा है रोड मैप ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो आपने ये पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, स्कोप पढ़ा आपने, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर बेटे हम लोगों ने पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है गवर्नमेंट का बजट। अब गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू जो है वो कंट्री के अंदर जो है वो क्या करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करती है। गवर्नमेंट बजट में बताती है कि हम कितना कितना पैसा जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो लगाने वाले हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। तो इसका मतलब हो गया कि जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि कंट्री के अंदर जो है वो ग्रोथ का क्या सिस्टम चल रहा है या डेवलपमेंट का क्या फेज चल रहा है। पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर करता है एक रोड मैप, आपको एक पूरा रोड मैप बना के देगा किसका? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ आर ड्रोन बाय असेस द नीड एंड मींस ऑफ द इकोनॉमी। और जब कभी भी गवर्नमेंट जो है वो क्या बनाती है, कोई पॉलिसी फ्रेम करती है किसके रिस्पेक्ट में? जब कभी भी गवर्नमेंट जो है वो कोई पॉलिसी बनाती है किसके रिस्पेक्ट में? कंट्री के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट पहले क्या करती है, वो पूरी इकोनॉमी एज ए होल को क्या करती है, स्टडी करती है। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से जो है वो गवर्नमेंट को नॉलेज होती है एग्रीगेट डिमांड के लेवल के बारे में, एग्रीगेट सप्लाई के लेवल के बारे में, और उसके बेस पर गवर्नमेंट देखती है कि इन्फ्लेशनरी गैप है या डिफ्लेशनरी गैप है, और किस तरीके से उस गैप को अपने को क्या करना है, फिल करना है। चलो जी, फिर आएगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वही मान लीजिए जब गैप आ जाता है। देखो अगर
उतना ही आपकी डिमांड है जितनी आपकी सप्लाई है। डेट इज कि अगर आपका एग्रीगेट डिमांड का लेवल उतना है जितनी आपकी एग्रीगेट सप्लाई है, तो कभी भी जो है वो गैप क्रिएट नहीं होगा। गैप तब क्रिएट होगा जब डिमांड या तो ज्यादा होती है सप्लाई से, या फिर डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से। ओके, और जब कम या ज्यादा होता है ना, तो फिर वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे आपकी आती है इंस्टेबिलिटी। अर्थव्यवस्था के अंदर क्या आ जाएगी, इंस्टेबिलिटी। तो वो जो गैप आ गया, इन्फ्लेशन गैप आ गया या डिफ्लेशन गैप आ गया, मतलब एक्सेस डिमांड है या डेफिसिट डिमांड है, जब इस गैप की वजह से अगर मान लो को इंस्टेबिलिटी आ गई है, तो अब अपना हम लोगों को क्या करना है, उस इंस्टेबिलिटी को दूर करना है। और वो कैसे दूर होगा, जब हम इस गैप को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। जब गैप भर जाएगा तो जो इंस्टेबिलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी और क्या हो जाएगा, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो कंट्री में अगर आपने बेटे क्या करनी है, स्टेबिलिटी बनानी है, इसका मतलब ये है कि हर चीज इक्विलिब्रियम के अंदर हो, हर चीज एकदम पैरेलल चलती रहे, तो उसके लिए अपने को जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल जो है वो स्टडी करने होते हैं, और वो हमको स्टेबिलिटी बनाने के अंदर जो है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है अचीव करने में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओके, दिस इज अचीव थ्रू एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप कैसे लेके आएंगे, आप लोग जो है अपना आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, और मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से जो है वो क्या करता है, देश के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है। कई बार अगर देश में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई ना, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, लोग डिमांड बढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा, और जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो बेटा आ जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। कई बार ऐसा होता है कंट्री के अंदर मनी सप्लाई कम हो जाती है, जब मनी सप्लाई कम होती है लोग डिमांड बहुत कम कर देते हैं, जब डिमांड कम होती है सप्लाई ज़्यादा होती है तो आ जाता है डिफ्लेशनरी गैप। तो बीच में फिर आरबीआई जो है वो क्या करता है, छलांग लगाता है और क्या करता है, देश में जो इन्फ्लेशनरी गैप है या जो डिफ्लेशनरी गैप है उसको खत्म करने के लिए जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है, इशू करता है। ये बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। तो ये जो आपका इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है इसको दूर करने के लिए जो है वो आते हैं कौन, आपका मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है कौन, आरबीआई, और फिस्कल पॉलिसी जो है वो बनाती है कौन, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने लिखा भी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज द लेवल, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो क्या, वो लेवल है किसका, एग्रीगेट डिमांड का और एग्रीगेट सप्लाई का, जहां पे दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशन गैप है उसको कैसे फिल करना है, उसको फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाएगा आरबीआई, या उसको फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फिस्कल पॉलिसी जिसको बनाएगा कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके जी सर। फिर आएगा बीओपी, बीओपी स्टेटस। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आपको कंट्री का जो बीओपी स्टेटस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्टेटस है, उसकी नॉलेज होती है। आपको पता चलता है कितनी कितनी फॉरेन करेंसी बाहर से हमारे कंट्री में आ रही है, बोले तो कितनी फॉरेन करेंसी का हमारे कंट्री के अंदर इनफ्लो हुआ, और कितनी फॉरेन करेंसी इंडिया से बाहर जा रही है, मतलब कितनी फॉरेन करेंसी का बाहर आउटफ्लो हुआ। तो क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस बताता है कि फॉरेन ट्रेड के अंदर, फॉरेन ट्रेड के अंदर इकोनॉमी की परफॉर्मेंस क्या है। क्योंकि बेटा एक बात ध्यान से सुनिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बुक कीपिंग सिस्टम है, एक रिकॉर्डिंग, एक बुक एंट्री सिस्टम है, जिसके अंदर हम मालूम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, जो हुई है इंडिया में नहीं, इंडिया के लोगों ने बाहर के लोगों के साथ जो ट्रांजैक्शन करी है उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो बाहर के लोगों के साथ जो ट्रांजैक्शन करी है, जनरली एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर आपने कोई किया होगा, तो उसके बदले में फॉरेन करेंसी या तो आई होगी या फॉरेन करेंसी गई होगी, तो उसका सारा लेखा जोखा जिस बुक में लिखा जाता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू हमको नॉलेज होती है किसके बारे में मालूम, उससे उसके थ्रू अपने को बदलता है कि कंट्री के अंदर जो है वो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस क्या है। पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस। ऊपर कुछ लिखा है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चलेगा कि कितना फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ कंट्री में और कितना फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हुआ। पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस ऑफ ए कंट्री रिवील करता है परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ ट्रेड शो करता है आवर कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट एंड कंपल्शन टू इंपोर्ट। ओके, इसके बाद पॉवर्टी ऑफ, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने पर आपको जो है वो कंट्री के अंदर जो गरीबी है या फिर जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसके भी नॉलेज होती है, मतलब आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने को करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में अपने को जो है नॉलेज मिलती है। ये सब चीजें पता चलती है विद द हेल्प ऑफ द टू स्टडी द मैक्रो इकोनॉमिक्स। पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर करता है इनसाइट। इनसाइट का मतलब क्या होता है बेटे, नॉलेज। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है इनटू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में। इट इज बाय यूजिंग मैक्रो मॉडल दैट दीज प्रॉब्लम आर एड्रेस। और मैक्रो मॉडल्स के अंदर जो है इन्हीं प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो चर्चा की जाती है। आगे फिर है
पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको जो है वो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में जो है वो क्या करता है, मदद करता है। कुछ लिखा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को स्टडी करते हो, हाँ जी सर, और मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल के बेस पर इकोनॉमी एज ए होल के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल के अंदर आपका एग्रीगेट डिमांड आता है, जी सर, एग्रीगेट सप्लाई आता है, जी सर। अब कंट्री के अंदर आपने जो है वो डेवलपमेंट की पॉलिसी बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे, पहले आप ये देखोगे ना कि करंट के अंदर जो है कंट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, और करंट में कंट्री के ट्रेंड को समझने के लिए हम लोग जो है वो पढ़ते हैं किसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स को। तो यहां पे क्या लिखा है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है वो हेल्प करता है किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो क्या बोलते हैं, देखो, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, टोटल आउटपुट, डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड द लाइक इज एक्सट्रीमली यूजफुल। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या करने में, फॉर्मुलेट करने में पॉलिसीज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो अगर आपने कंट्री के अंदर ग्रोथ या डेवलपमेंट की कोई पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, पहले आप इकोनॉमिक वेरिएबल को पढ़ो कि इकोनॉमिक वेरिएबल क्या है, और उनके बेस पर आप जो है वो क्या करोगे, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हो। चलो जी, फिर आगे ये हो गया, मतलब ये सब सिग्निफिकेंस है जो अपने को इंपॉर्टेंस है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करके अपने को रिसीव होती हैं। आगे, इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ द इकोनॉमी बिकम एविडेंट ओनली थ्रू द मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। मतलब अगर आपको ये देखना है कि इमर्जिंग क्या क्या दिक्कतें फ्यूचर के अंदर अपने सामने आने वाली है, तो वो सब दिक्कतें मतलब कंट्री के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम फेस, कंट्री को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, तो वो सब चीजें पता चलती है आपको विद द हेल्प ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के बेस पर। इन शॉर्ट, we can say that knowledge of the macroeconomic variable and macroeconomic model is extremely essential कि macroeconomic variables की नॉलेज होना बहुत ही क्या है, जरूरी है इन अंडरस्टैंड करने में द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और कंट्री के अंदर जो आपको पॉलिसीज बनानी है या प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करना है, उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ जी सर। लो बेटा, ये हो गया आपके सिग्निफिकेंस की इंपॉर्टेंस क्या क्या है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आओ एक बार दोबारा देख लें। सबसे पहले था डिस्क्रिप्शन, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करके आपको इकोनॉमी एज ए होल के बारे में नॉलेज मिलती है, पूरी इकोनॉमी की डिटेल मिलती है, हाँ जी सर। दूसरा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज लेके आपको जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपको पूरा एक रोड मैप मिलता है, हाँ जी सर। तीसरा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो इकोनॉमी के अंदर इनस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से डेफिशिएंट डिमांड या फिर डेफिशिएंट डिमांड है या एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड है, तो इसको कैसे दूर करना है, तो उसकी नॉलेज अपने को मिलती है। फिर बीओपी का पता चलता है कि कंट्री के अंदर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस क्या है। फिर प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसकी अपने को नॉलेज मिलती है, यस। एंड ये सब वेरिएबल्स की जब आप नॉलेज लेते हो तो उसके बेस पर कंट्री के अंदर हम लोग जो है वो पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं। ओके जी सर। तो ये सब जो है, ये सब क्या है, दीज ऑल आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ये सब अपने को जो है उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, हाँ जी सर। लो जी बेटा, ये हो गया आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 1 की जो है वो करेंगे रिवीजन, फिर आएंगे हम चैप्टर नंबर 2 पे। ओके, हाँ जी सर। चलो ये करो बेटा, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।